Hello everyone, welcome to the social science class of grade 8. We are doing the fourth chapter of history, that is a rural life and the society. In the last video we have discussed about the different land revenue policies of the British, that is permanent system, Mahalwadi system and the Royalwadi system. And in this video we are going to discuss the impact of these land revenue policies on the rural economy. Let us start today's work. Prior to this, the Indian villages were self-sufficient. ब्रिटिश लोगों के आने से पहले जो इंडियन विलेज से मीन वहाँ के जो फार्मर से सेल्फ सफिशेंट थे, अपने लिए प्रोडक्शन करते थे, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते थे, अपनी डेली नीड्स को वो अपने आप पूरा कर लेते थे. द फार्मर्स हैड एन इनहेरेंट टाई विद द लैंड बिकॉज ऑफ बिलीव्स, traditions and village social system. Land revenue were in the form of crop production. Land revenue means जो टैक्स दिया जाता था वो क्रॉप प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन की जाती थी उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट को दे दिया जाता था. कैश के रूप में लैंड रेवेन्यू नहीं दिया जाता था. एंड विलेज डिस्प्यूट्स वर सेटल बाय विलेज पंचायत. अगर कोई भी विलेज में लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उनको सॉल्व करने के लिए विलेज पंचायत थी. मीन्स हम कह सकते हैं ब्रिटिश लोगों के आने से पहले जो विलेज लाइफ थी पूरी तरह सेल्फ सफिशेंट थी, सेल्फ रिलायंट थे. बट नाउ द ब्रिटिश अपॉइंट मैनी ऑफिशियल्स टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द विलेज पंचायत. पर अब ब्रिटिश लोगों ने धीरे धीरे विलेज की इकॉनमी पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और वहाँ जो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे उनको सॉल्व करने के लिए अपने ऑफिसर अपॉइंट कर दिए थे ताकि जो विलेज पंचायत की इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाए. द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड. अब लैंड रेवेन्यू भी फिक्स कर दिया गया. द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट. मार्केट में जो क्रॉप्स की नीड है फार्मर्स को उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कहा जाता था. बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था इंग्लैंड में तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लिए जिस तरह की क्रॉप्स चाहिए थी उसके लिए फोर्स किया जाता था फार्मर्स को. बिकॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड a lot of raw material was required to fulfill the demands of the industry. They forced the Indian farmers to cultivate cotton, jute, oilseed, coffee, tea that was needed in the England for the industries. As a result, the production of the food crops began to decline. जिस कारण से जब अब कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे हैं तो उनकी फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो गई. और इनमें से एक इम्पोर्टेंट क्रॉप थी दैट इज़ इंडिको. ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंडिको इन यूरोप. यूरोप में इंडिको की डिमांड बढ़ती जा रही थी. इंडिको क्या था? इंडिको वाज यूज्ड टू डाई द क्लोथ्स इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन इन 13th सेंचुरी. ये डाई करने के लिए यूज़ की जाती थी कपड़े को. राइजिंग डिमांड ऑफ इंडिको फोर्स द ब्रिटिश टू लुक फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडिको कल्टीवेशन इन इंडिया. जैसे जैसे इंडिको की डिमांड बढ़ती जा रही थी तो ब्रिटिश लोगों ने इसके कुछ अदर ऑप्शन देखने शुरू किए कि किस प्रकार हम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. तो इसकी इंडिको की प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया. सो दे फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. तो उन्होंने फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो क्रॉप्स उगाने के लिए कहना शुरू कर दिया. द फार्मर्स बीइंग ओवरबर्डन by the loan of debt and could not pay the amount due to the high rate of interest. तो इस तरह फार्मर्स के ऊपर बर्डन, लोन का बर्डन बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो फूड ग्रेन्स तो ग्रो प्रोडक्शन तो हो नहीं रही थी, सिर्फ इंडिगो की प्रोडक्शन हो रही थी और इंडिगो की प्रोडक्शन के कारण उनको जितना प्रॉफिट होना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं हो रहा था. जो कल्टीवेटर से, जो बीच में कॉन्ट्रैक्टर से सारा प्रॉफिट वो ही ले जाते थे जिस कारण उनके ऊपर डेप्ट बढ़ता जा रहा था और साथ साथ उन्हें उसका हाई इंटरेस्ट रेट भी देनी पड़ रही थी जिससे फार्मर्स की कंडीशन बुरी से बुरी होती जा रही थी. एंड बाय एन एक्ट ऑफ 1833 द प्लांटर्स वर ग्रांटेड फ्री हैंड टू ऑप्रेस द फार्मर्स हु रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो. प्लांटर्स को पूरी छूट मिल चुकी थी कि फार्मर जो भी इंडिगो क्रॉप्स को उगाने से मना करते हैं उनको फोर्सफुली ये काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है. Deeply hurt by this, the farmer resorted to revolt.
इसी से परेशान होकर बहुत से फार्मर्स ने रिवोल्ट किया कि वो जो हमारे साथ हो रहा है वो उसके खिलाफ है। वो इंडिगो क्रॉप्स या दूसरी जो कैश क्रॉप्स है उनको फोर्सफुली कहा जाता है ग्रो करने के लिए, वो ग्रो नहीं करेंगे। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट रिवोल्ट्स इन इंडिया। Peasant revolts. The first revolt is the Indigo Rebellion. Indigo Rebellion of Bengal was one of the largest farmer agitation. ये सबसे बड़ा रिवोल्ट था इंडिया में। इट वॉज स्टार्टेड बाय विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास फ्रॉम द नाटिया। द रिवोल्ट वॉज पॉपुलर इन ऑलमोस्ट होल ऑफ द बंगाल। पूरे बंगाल में ये पॉपुलर हो चुका था, सभी फार्मर्स इसमें इंक्लूड हो गए थे। आफ्टर द रिबिलियन ए कमेटी वॉज अपॉइंटेड। इस रिबिलियन को दबाया गया। उसके बाद यहाँ पर एक कमेटी अपॉइंट की जाती है कि जो भी करप्ट, जो भी गलत हो रहा था इंडिगो कल्टीवेशन के दौरान, चाहे प्लांटर्स जो अपना फ़ायदा ले रहे थे, किसानों को परेशान कर रहे थे, जो भी गलत हो रहा था उसको चेक करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की जाती है और कुछ सजेशन दिए जाते हैं कि जो इवल प्रैक्टिसेस हो रही है उनको दूर किया जाए। सिमिलरली there was other movement in, that is the Champaran movement in Bihar, that is also related to the indigo cultivation. This rebellion was supported by महात्मा गांधी। इसको महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था और वहाँ के किसानों की हेल्प की थी कि उनको साथ जो फोर्सफुली उनको ज़बरदस्ती की जा रही थी इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए, तो उससे उन्हें आज़ादी दिलाई थी। इसके अलावा बहुत सारे और रिवोल्ट हुए, जैसे सन्यासी की रिवोल्ट इन बंगाल, फेराजी रिवोल्ट एटसेट्रा। 1857 तक अलग अलग प्लेसेस पर रिवोल्ट होते गए, बट द ब्रिटिश easily suppressed these revolt. Why? Because most of the revolts were unorganized. उन्हें अच्छे से प्लानिंग नहीं की गई थी, अनऑर्गेनाइज थे, एंड टारगेटेड अगेंस्ट द मिजरी ऑफ द कॉमन पीपल which was easily crushed by the British people. That's all about the different revolts that started in India by the farmers. I hope this chapter and today's lecture is clear to you, that is the rural life and the society. That's all about this chapter. Thank you for watching this video.